नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहां पर पहुंच चुका है और बस रोड शो अब शुरू ही होने वाला है। और आसपास आप भीड़ देखिए किस तरह से लोग पहले से यहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। ये काफिला आगे बढ़ता हुआ विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अगर हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा रोड शो होने वाला है। और इस रोड शो को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो तस्वीरों के जरिए लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर पुष्प अर्पित करते हुए, और क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव की दृष्टि से हम बात करें तो कर्नाटक का ये चुनाव है और ऐसे में समूचे भारत को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से किया, उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने का, उसको और ज़्यादा हाईटेक और विकसित बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कनेक्टिविटी के लिहाज से बात कर ली जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बात कर ली जाए, या इसके अलावा जो तमाम जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जो सरकार की, वो लगातार लोगों तक पहुंचाने की जो कवायद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने की है। और जिसका फल ये निकलकर सामने आया है कि कहीं ना कहीं जो देश का विकास है, देश की जो रफ्तार है वो और तेज होती नजर आई है। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ ही देर में ये रोड शो इसकी शुरुआत होने वाली है और लोग भारी संख्या में यहाँ पर पहले से मौजूद हैं जो उनके एक दीदार पाने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सड़कों के किनारे यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और काफ़ी भव्य रोड शो होने वाला है। और ऐसे में कल भी जो रोड शो हुआ था उसकी तस्वीरें हम आपके साथ हमने साझा की और आपने देखा कि किस तरह से लोग भारी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए। और उसके बाद आज का जो रोड शो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं कि लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और उसके बाद अब से बस कुछ ही देर में ये रोड शो शुरू होने वाला है। क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा चुनाव, और इस चुनाव की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लोगों के दिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसते हैं और ऐसे में उनकी लोकप्रियता को लेकर, जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ देश के, अगर हम बात करें देश की दृष्टि से बात करें तो देश में भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आई है और उसके अलावा वैश्विक पटल पर भी उनकी जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग कैसे यहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सड़कों के किनारे लोग सुबह से यहाँ पर अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित तरीके से खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार स्वागत करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद रखी गई है क्योंकि काफी भव्य रोड शो है और सबकी नजरें आज के रोड शो पर है। क्योंकि ये रोड शो तमाम जो दिशा और दशा है वो यहाँ पर बदलने का काम करेगी, तो एक बदलाव देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये जो भव्यता यहाँ पर नजर आ रही है इस रोड शो को लेकर, जिसकी शुरुआत बस हो ही चुकी है, और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से लोग फूल बरसाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो तैयारियां हैं, जनसभाओं का दौर जारी है। तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन रोड शो जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है, हमने पहले भी इसकी तस्वीरें आपके साथ साझा की थी, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो उनकी लोकप्रियता है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई और लोग उनका दीदार करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। तो काफ़ी कुछ कायाकल्प यहाँ पर किया गया है। दक्षिण भारत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी काफी कायाकल्प किया गया है।
तो ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्यता के साथ यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं उनके ऊपर और काफ़ी कुछ ये पूरा रोड शो बयां कर रहा है। मेगा रोड शो है ये, और ये रोड शो काफ़ी कुछ कहानी बदल सकता है यहाँ पर जो चुनावी समीकरण है उसकी। आयशा खानम हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयशा, शुरुआत हो चुकी है रोड शो की और प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो साफ तौर पर यहाँ पर काफ़ी मजबूत नजर आ रही है और पहले से जैसे लोकप्रियता उनकी रही है वो लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है रोड शो को लेकर। और राजनीतिक पटल पर जब हम बात करते हैं चुनाव को लेकर, तो क्या कुछ बड़ा बदलाव यहां पर नजर आ रहा है? देखिए, इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की बात अगर हम करें तो उसके साथ साथ प्रधानमंत्री की शख्सियत जो है इस प्रचार में बीजेपी के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार प्रचार कर रहे हैं यहाँ, और जो बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो केंद्र सरकार का शासन रहा, उन तमाम उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा, उन तमाम वेलफेयर स्कीम्स को लोगों के सामने रखा, और इस प्रचार का जो अहम हिस्सा है वो है बीजेपी है भरोसे, यानी बीजेपी ही कर्नाटक का भरोसा है, लोगों का भरोसा है। और बीजेपी कर्नाटक में डबल इंजन सरकार का नारा देते हुए, डबल इंजन सरकार का जो बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी इस प्रचार का एक अहम फोकस, अहम हिस्सा बना लिया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रचार के लिए उतरते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सड़क पर रोड शो करते हैं तो पूरे लोग उनके साथ जुड़ जाना चाहते हैं। देखिए, प्रचार उस वक्त महज बीजेपी के लिए प्रचार नहीं होता, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके लिए, सब यहाँ मौजूद लोगों के लिए एक प्रधानमंत्री बहुत ही गर्व के साथ वो उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं, और बहुत ही गर्व के साथ हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक देखना चाहता है। तो ये बात साफ जाहिर होती है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हैं, बल्कि आम आदमी, आम जनता, आम सिटीजन में वो बेहद जोश और बेहद उत्साह भरते हैं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ तमाम इलाकों में युवा जो है हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। एक नई पीढ़ी, एक न्यू जनरेशन को हम देखते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कनेक्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। कई परिवार जो है अपने घर से बच्चों को लाए हैं, कई परिवार जो है वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखे, कंधों पर बच्चों को बिठाया है यहाँ पर सड़क के दोनों ओर खड़े हुए। तो ये बयान करता है कि प्रधानमंत्री की शख्सियत जो है ये महज चुनाव तक सीमित नहीं है, महज एक प्रचार तक सीमित नहीं है, लेकिन उनकी शख्सियत, उनका व्यक्तित्व जो है वो हर किसी तक पहुंच रहा है, उनका व्यक्तित्व हर किसी को लुभाता है। तो जाहिर है आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री न्यू इंडिया की बात करते हैं, वो न्यू इंडिया का सपना जो प्रधानमंत्री अमृतकाल का सपना जो बताते हैं। बिल्कुल आयशा, मोदी के नारों से यहाँ पर जैसा पूरा समा गूंज चुका है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से फूल बरसाकर लोग लगातार यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री का रहा है और ऐसे में रोड शो को और ज़्यादा भव्य बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर कलाकार भी पहले से मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, ये रोड शो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। आयशा खानम हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, आयशा से हम बात करेंगे, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीर काफ़ी कुछ कह रही है उनकी लोकप्रियता के बारे में, प्रधानमंत्री की शख्सियत के बारे में, और साफ तौर पर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों में बसते हैं और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। और ऐसे में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपल टू पीपल कनेक्ट जो एक बनाया है, एक कनेक्शन बनाया है लोगों से अपना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विकास की जो परियोजनाएं उसका लाभ पूरे देश में देखने को मिला है। तमाम ऐसी योजनाएं चलाई गई, तमाम ऐसी परियोजनाएं चलाई गई जिनसे लोगों को लाभ पहुंचा। डिजिटलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, हम
वैश्वीकरण की बात करते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, हम इसके अलावा कनेक्टिविटी की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को और दुरुस्त करने की बात करते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा हाईटेक बनाने की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम इन क्षेत्रों में काम किया है। हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, हम और विकास का जो पूरी संरचना है उसको और ज़्यादा विकसित किस तरह से किया जाए, इसकी रूपरेखा की जब बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कुछ सालों में तमाम जो योजनाएं चलाई, परियोजनाएं चलाई, उसका लाभ आम जनमानस को मिला है और यही वो लाभ है जिसकी वजह से लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। उनकी लोकप्रियता इसी वजह से और ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री लोगों के दिलों में बसते हैं और लगातार देश हित में, लोगों के लिए, जनहित में लगातार काम करते हुए नजर आए हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है वो राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी और ज़्यादा उभरती हुई नजर आ रही है। आयशा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। आयशा, ये काफिला काफ़ी जोर शोर से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जैसा कि हम जान रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों में बसते हैं, ऐसे में इस रोड शो से, प्रधानमंत्री के इस दौरे से बीजेपी की अगर हम बात करें तो कितना बल यहाँ पर मिलता हुआ बीजेपी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जो स्थितियां हैं वो पहले बेहतर थीं लेकिन अब और ज्यादा मजबूत होती नजर आएंगी इस चुनाव में। जी हाँ, ये रोड शो अभी देख सकते हैं आप कैसे सीवी रामन नगर में और आगे बढ़ता जा रहा है और जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये रोड शो बहुत अहम रहे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के जरिए ज्यादा से ज्यादा दूर तक लोगों तक पहुंचते हुए नजर आए। बीजेपी ने अपनी कैंपेन स्ट्रैटेजी को पहले से ही तय किया था कि जो आखिरी दौर होगा कैंपेन का, इस आखिरी दौर में प्रधानमंत्री की धुआंधार कैंपेनिंग होगी, एक तरह से पहुंच होगी हर कोने कोने तक। तो ये बीजेपी की प्लानिंग जो है लास्ट फ्यू डेज की, लास्ट 1 वीक की जो प्लानिंग थी, ये रंग ला रही है क्योंकि कांग्रेस ने शुरू से ही कैंपेन करते हुए कांग्रेस एक पीक तक पहुंच चुकी थी, एक ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी और कांग्रेस को ये उम्मीद हो रही थी, कांग्रेस को ये लगने लगा था कि एंटी इनकम्बेंसी वेव है और कांग्रेस को इसका पैदा हो सकता है। लेकिन जैसे ही बीजेपी की आखिरी दौर की स्ट्रैटेजी का पता चला और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे तो विपक्ष को अपनी स्ट्रैटेजी को रिवर्स करना पड़ा, दोबारा से अपनी कैंपेनिंग को रिवर्स करना पड़ा। तो प्रधानमंत्री जो रोड शो कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये काफी रंग ला रहा है बीजेपी के लिए क्योंकि बेंगलुरु में 28 विधानसभा सीटें हैं। ये 28 विधानसभा सीटें बहुत अहम है। बेंगलुरु शहर 2009 तक करीब 12 सीटें थी बेंगलुरु में, लेकिन अब डिलिमिटेशन के बाद बेंगलुरु शहर 28 सीटों वाला शहर हो गया है। बेंगलुरु का दायरा 148 किलोमीटर का दायरा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु की कॉस्मोपॉलिटन शहर के लोगों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कनेक्ट पहले से ही ये रहा कि बीजेपी आसानी से अर्बन वोटर को आसानी से कनेक्ट करती रही। तो बीजेपी अब यही उम्मीद लगा रही है कि बेंगलुरु में जो 28 सीटें हैं, इन 28 सीटों में कम से कम 20-25 सीटें अगर बीजेपी के खाते में आते हैं तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि एक स्थिर सरकार बनाने के लिए बीजेपी को ये सीटें बेंगलुरु से चाहिए। इस समय बीजेपी के पास करीब 11 सीटें हैं और ऐसे में बीजेपी अब अपना जो खाता है इसे और बढ़ाना चाहती है क्योंकि बेंगलुरु शहर को बीजेपी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी तवज्जो दी गई है। मैनिफेस्टो में भी बीजेपी ने कहा है कि बीजेपी बेंगलुरु को एक स्टेट कैपिटल रीजन बनाएगी, यानी जिस तरह से दिल्ली के पास नोएडा एनसीआर रीजन है, ठीक उसी तरह से बेंगलुरु को स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को और ग्रोथ के लिए उसको तवज्जो दी जाएगी। और प्रधानमंत्री खासकर जब बेंगलुरु पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री हमेशा डिजिटल कनेक्ट यानी टेक्नोलॉजी से लोगों के साथ जुड़ते हैं और बेंगलुरु एक सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है और बेंगलुरु हब है, आईटी हब है। तो यहाँ पर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो आगे चलकर बेंगलुरु को एक ग्लोबल इनोवेशन हब देगा, यानी उस प्रोजेक्ट का नाम होगा डिजिटल युवा नाडु, यानी युवाओं के लिए एक डिजिटल राष्ट्र कायम करने की और एक लक्ष्य रहेगा। तो इस तरह से ग्लोबल इनोवेशन हब की बात मैनिफेस्टो में कही गई है और ये तमाम चीजें हैं जो आईटी और सिलिकॉन वैली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से जुड़ते रहे हैं और हमेशा स्टार्टअप को उन्होंने बढ़ावा दिया है, युवाओं को बढ़ावा दिया है।
युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में न्यू इंडिया की नींव है और ये न्यू इंडिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से स्कीम इसी के आधार पर, इसी के इर्द गिर्द बनाते रहे हैं। और जब बैंगलोर आते हैं तो कल भी हमने देखा, जब बैंगलोर साउथ से प्रधानमंत्री का जो रोड शो था, ये जो बैंगलोर साउथ इलाका है ज्यादातर आईटी हब है, यहाँ पर आईटी में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर हमने देखा लाखों की संख्या में आईटी हब से आए हुए लोग हैरान रह गए कि इस तरह का प्रचार भी होता है, क्योंकि इनमें से आईटी के कई बार आरोप लगता है कि जो आईटी में काम करने वाले लोग होते हैं, जो युवा होते हैं, वो जब मतदान होता है तो वो वीकेंड के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं। लेकिन कल जिस तरह का प्रचार उन्होंने देखा है तो वो अब ये कह रहे हैं कि वो जरूर बुधवार के दिन अपना मत डालने के लिए जरूर पहुंचेंगे। तो इस तरह का एक बदलाव कहीं ना कहीं हम देखते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जिस राह से गुजर रहे हैं, सीवी रामन नगर बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तमाम डिफेंस पीएसयू सेक्टर्स इस क्षेत्र में आती हैं। एचएएल की हेलीकॉप्टर यूनिट, एचएएल के कई एमएसएमईज जो है इस क्षेत्र में आती हैं और करीब 15,000 से ज्यादा एमएसएमई हैं जो एचएएल के साथ काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर का सपना जो है इन्हीं सड़कों से होने वाला, जो गुजरने वाला सपना है, इन्हीं सड़कों से सीवी रामन नगर की ओर से ये सपना गुजरता है, ये विजन है। और इन इलाकों में भारी मात्रा में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की संख्या है और यहाँ पर भी काफी कॉस्मोपॉलिटन क्राउड है। यहाँ पर भी काफी भारी संख्या में केरल से, वेस्ट बंगाल से, अलग अलग इलाकों से आए लोग जो है यहाँ पर अपना, उन्होंने इस इलाके को अपना घर बनाया है। तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों तक पहुँच रहे हैं। आगे चल के मंदिर से पास होंगे जहाँ पर सुब्रमण्य मंदिर है, वहाँ पर प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए कई संख्या में लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर हनुमान चालीसा का उच्चारण भी हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो एमजी रोड की ओर पहुंचेंगे, जो ट्रिनिटी चर्च है, ट्रिनिटी सर्कल है, जहाँ पर ये रोड शो खत्म होने वाला है। यहाँ भी बहुत अहम है, ये बैंगलोर का हब है, बैंगलोर का एक ऐसा लोकेशन है जो युवाओं के लिए और एक ग्लोबल सिटी के लिए जो हब माना जाता है। एमजी रोड का आखिरी पड़ाव ये बैंगलोर का अहम पहचान है। तो प्रधानमंत्री यहाँ तक पहुँचेंगे और हमने देखा जिन रोड पर प्रधानमंत्री का रोड शो नहीं होने वाला है वहाँ तक भी लोगों की भीड़ जमा हो गई है। यही कोशिश में की वो आगे बढ़ सके और इस काफिले के साथ प्रधानमंत्री के साथ साथ चल सके। आयशा, ये जो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से ये पूरा काफिला गुजरेगा, तो ऐसे में उन विधानसभा क्षेत्रों में क्या स्थिति है और युवाओं और महिलाओं की भागीदारी अब की बार कितनी सुनिश्चित की जा रही है? देखिए, इन विधानसभा क्षेत्रों में अगर हम कहें तो सीवी रामन नगर है, यहाँ पर बीजेपी का हमेशा से गढ़ माना गया है। बीजेपी के विधायक है यहाँ पर। फिर अगर हम आगे चलते हैं, अल्सूर जो सीवी रामन का हिस्सा है, यहाँ भी बीजेपी का गढ़ है। कुछ समय पहले तक यहाँ पर बकलिका का डोमिनेशन रहा था, लेकिन अब सीवी रामन नगर में रघु जो सचिन एमएलए हैं वो 5वीं बार वो यहाँ पर मैदान में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 4 टर्म्स उन्होंने पूरे किए हैं। तो ये सीट बीजेपी के पास रही है। और आगे अगर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो शांति नगर इलाका है जहाँ पर कांग्रेस के साथ बीजेपी का कड़ा मुकाबला है, कड़ी टक्कर है। यहाँ पर एनए हारिस है जो वो भी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं और उन्होंने भी अपने 4 टर्म पूरे किए हैं। तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि उन तमाम इलाकों में अपना प्रचार को और मजबूत बनाए जहां पर बीजेपी को उम्मीद है कि वो कांग्रेस से सीट छीनकर बीजेपी के पास ले आए। तो ये प्रचार इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस प्रचार के रूप में शिवाजीनगर का इलाका भी आता है, थोड़ा रूट जो है शिवाजीनगर इलाके में भी आते हैं और यहाँ भी बीजेपी जोरदार प्रचार कर रही है, क्योंकि इस इलाके में ज्यादा अल्पसंख्यक हैं और ज्यादा तमिल भाषी लोग रहते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी अपनी प्रेजेंस जो है मौजूद करने के लिए इस प्रचार से बहुत लाभ उठाने की कोशिश जरूर कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो तमिल भाषी वोटर्स हैं और जो अल्पसंख्यक हैं, ये शिवाजीनगर इलाके में हमेशा से निर्णायक वोटर्स होते रहे हैं। तो इधर भी इस प्रचार का असर
जरूर पड़ेगा। तो ये 3 बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीवी रामन नगर, शांति नगर, शिवाजी नगर से ये काफिला जो है आगे बढ़ रहा है। लेकिन गौरव, एक और दिलचस्प बात है, जी। आज बीजेपी इस रोड शो को और भी आगे ले जा सकती थी, लेकिन नीट एग्जाम के चलते बीजेपी ने तय कर लिया कि इस रोड शो को करीब 11:30 बजे खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि 2 बजे से नीट एग्जाम है और कई हजारों की संख्या में युवा बैंगलोर में एग्जाम सेंटर पहुंच रहे हैं, वो एग्जाम के केंद्र पहुंच रहे हैं। तो 11:30 बजे तक ये रोड शो खत्म करने के लिए बीजेपी ने उसी हिसाब से प्लानिंग की है। पहले जब बीजेपी ने प्लानिंग की थी कि एक ही दिन में पूरा शहर कवर किया जाएगा, लेकिन लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, कहीं भी बिल्कुल, और साफ तौर पर छात्रों को हो। किसी तरह की असुविधा ना हो, क्योंकि बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं एग्जाम के लिए और आज वो एग्जाम भी है। और ऐसे में एक तरफ तो ये एग्जाम है, दूसरी तरफ कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव का भी एग्जाम है। तो 2 तरह के एग्जाम हैं और इसमें कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो अपनी पूरी ताकत तो झोंकती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन विद्यार्थियों के मन में कोई सवाल ना हो, उनकी हमेशा स्पष्टता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कारगर रहकर उन्होंने तमाम कदम भी उठाए हैं। ऐसे में ये कदम भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है दृष्टि से, क्योंकि भविष्य भी कहीं ना कहीं आज से ही निर्धारित होगा इन बच्चों का जो आज नीट की इस परीक्षा में बैठेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक अपनी परीक्षा है राजनीतिक पार्टियों के लिए, और दूसरी तरफ छात्रों के एग्जाम हैं। तो आज का दिन बहुत अहम है और छात्र जरूर ये कोशिश करेंगे कि वो जल्दी अपने एग्जाम सेंटर्स पहुंचे, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला गया था कल भी और आज भी। बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस की सराहना करनी होगी, क्योंकि कल जिस तरह से उन्होंने बैंगलोर में रोड शो के चलते 26 किलोमीटर का रोड शो कल हुआ था, उसके चलते कहीं भी किसी तरह का ट्रैफिक जैम, किसी तरह का क्लस्टर नहीं बनने दिया। और अब आज भी उसी तरह से इस ट्रैफिक को संभाला गया है और ये भी निर्देश दिए गए हैं पुलिस अधिकारियों के लिए कि अगर छात्र जो एग्जाम के लिए जा रहे हैं, अगर वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया जाए और पुलिस इसका पूरा इंतजाम करेगी। तो जाहिर है, आप देख सकते हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से युवाओं के लिए बात करते हैं। तो ये जो उनकी सोच है, इस सोच को बीजेपी ने अपने इस कैंपेन में उतारा है, इस कैंपेन में दर्शाती है कि यहाँ पर किसी तरह से छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। तो रोड शो आगे बढ़ रहा है और अल्सपुर की तरफ पहुंच रहा है और ये हम देख सकते हैं जो रोड शो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, फ्लाईओवर के नीचे से पहुंच रहा है। देखिए, बैंगलोर और इंदिरा नगर के बीच बैंगलोर का सबसे पहला मेट्रो स्टेशन बना था, सबसे पहला मेट्रो लाइन बनी थी, 8 किलोमीटर की लाइन। और ये जो है बैंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहली कड़ी थी और ये 8 किलोमीटर की लाइन बहुत अहम है बैंगलोर के लोगों के लिए। बहुत भावुक है बैंगलोर के लोग मेट्रो को लेकर और इसे नंबर मेट्रो कहते हैं, यानी हमारी मेट्रो कहते हैं। तो ये मेट्रो लाइन के नीचे से प्रधानमंत्री का काफिला आगे गुजर रहा है और आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्सपुर की तरफ पहुंचेंगे। जो गोपाल्या है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर स्लम्स हैं और वहां से भी कई भारी मात्रा में लोग सड़कों पर आए हैं और प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं इनमें से कई लोग हैं जो लाभार्थी हैं, जिन्हें डायरेक्ट केंद्र सरकार की स्कीम का फायदा हुआ है। कई स्कीम्स हैं जो महिलाओं के लिए, जो युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने लागू की है। इन तमाम स्कीम्स का उन्हें डायरेक्ट फायदा मिला है। तो ये तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि लोग हजारों की संख्या में हाथों में फूल लिए खड़े हुए हैं और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री इन तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी गौरव। आयशा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर विधानसभा जो क्षेत्र हैं उसमें तमाम चुनौतियां भी कहीं ना कहीं नजर आ रही होंगी। वो चुनौतियां कौन कौन सी हैं जिससे बीजेपी को अब की बार पार पाना है, और जो बाकी अन्य पार्टियां हैं वो किस तरह से अब की बार चुनावी मैदान में जो मुद्दे लेकर उतरी हैं वो कितने प्रभावी अब की बार दिख रहे हैं? जी देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। ये विधानसभा चुनाव जो है एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे। तो इस चुनाव को बहुत ही अहमियत दे दी गई, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी, सिर्फ कर्नाटक में ही बीजेपी की एकमात्र पहचान है। बीजेपी मजबूत है यहाँ पर और बीजेपी ने हमेशा से कर्नाटक को दक्षिण का द्वार माना है।
तो बीजेपी ये पूरी कोशिश में है कि कर्नाटक जो बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार है वो अपने पास रहे, और इस राज्य में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है। तो जाहिर है बीजेपी के लिए बहुत अहम है, कांग्रेस के लिए भी ये अहम है, क्योंकि कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता था किसी समय कर्नाटक, और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार भी रह चुकी है, कोalition सरकार चलाई थी कांग्रेस ने पिछले 2018 के चुनाव में जेडीएस के साथ मिलकर, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकी और कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता था, लेकिन कांग्रेस के हाथ में धीरे धीरे फिसलता जा रहा है। तो कांग्रेस के लिए उसके अस्तित्व और उसकी पहचान की लड़ाई है, और कांग्रेस अगर कर्नाटक में इस चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती, अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करती, तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा दोबारा वापस कर्नाटक में अपना शासन लाना और यहाँ पर वापस सत्ता में आना। और जेडीएस के लिए तो बहुत ही अहम है, क्योंकि जेडीएस एक रीजनल पार्टी है, और देखिए जेडीएस हर बार यही ऐलान कर देता है चुनाव से पहले कि जेडीएस किंग मेकर बनेगा, क्योंकि जेडीएस को इस बात का चस्का लग चुका है पिछले चुनावों में भी, क्योंकि वो 25-30 सीटें लेकर कोalition सरकार बना लेता है। एक बार बीजेपी के साथ सरकार बनाई, एक बार कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, तो जेडीएस को इस बात से तसल्ली मिल जाती है कि वो 25-30 सीटें जीत लेंगे, और अगर कोalition सरकार बनती है तो जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे और मुख्यमंत्री पद के लिए नेगोशिएट किया जाएगा। तो लेकिन इस बार जेडीएस का गढ़ भी खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने इन तमाम इलाकों में, जो ओल्ड मैसूर रीजन है, तुमकुर रीजन है, चन्नपट्टना है, इन तमाम इलाकों में बीजेपी ने अपनी कमजोरी का एनालिसिस किया पहले से ही। लगभग 1 साल पहले से बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री अमित शाह इन तमाम इलाकों में लगातार बीजेपी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन इलाकों में खासकर ओल्ड मैसूर रीजन में कई विकास की योजनाओं को लागू किया गया। हालांकि ये जेडीएस का गढ़ है, लेकिन जेडीएस के शासन के दौरान भी इन इलाकों में अभी तक पक्की सड़कें नहीं मिली थी, और बेंगलुरु मैसूर हाईवे जो केंद्र सरकार ने हाल ही में उसका उद्घाटन किया, ये एक सौगात है इस ओल्ड मैसूर रीजन के लिए, और यहाँ के विकास के लिए एक रफ्तार देने वाला हाईवे है ये। तो अमित शाह ने इस इलाके में बहुत ही मेहनत की है कुछ समय से, और यहाँ के जो कोऑपरेटिव्स हैं उन्हें भी एक साथ लाया है। हालांकि उन्हें बाद में नंदिनी को लेकर काफी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसको कांग्रेस ने एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर दी। तो जेडीएस के लिए अपना गढ़ बचाना बहुत जरूरी है, और जेडीएस लगातार कोशिश कर रही है। और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जो है मैदान में उतरे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा 90 वर्ष के हैं, हालांकि उनकी सेहत पे ठीक नहीं रहती, लेकिन इसके बावजूद वो अपना गढ़ बचाने के लिए इस इलाके में प्रचार करते हुए नजर हैं। देवेगौड़ा के लिए काफी सम्मान है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लोग इस बात से भी नाराज हैं कि जेडीएस जो है भले ही सेक्युलर जनता दल है, भले ही आम आदमी की बात करती है, किसानों की बात करती है, लेकिन जेडीएस के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपना परिवार होता है। ये नाराजगी जो है लोगों के मन में है, लेकिन इसके बावजूद प्रचार जोरदार चल रहा है। आयशा, ये जो मुद्दे हैं वो तो प्रभावी है ही हैं, लेकिन अगर हम पॉजिटिव अप्रोच की बात करें तो अब की बार पिछले चुनाव से अब की बार का चुनाव कितना अलग नजर आ रहा है, और अब की बार जो मुद्दे हैं वो कितने ज्यादा बदलाव के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो सरकार ने परियोजनाएं चलाई उनका लाभ लगातार पूरे देश में और खास तौर पर दक्षिण भारत में देखने को मिला है। तो ऐसे में पिछले चुनाव से अब की बार का जो चुनाव है वो कितना अलग आपको नजर आ रहा है? देखिए, इस बार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग पॉलिटिकल इक्वेशंस पर लड़ा जा रहा है। हमेशा से कर्नाटक में जब भी चुनाव होते थे तो यहाँ पर सबसे पहले जाति या समुदाय को लेकर बात होती थी कि लिंगायत जाति का कोई शख्स हो वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, वो कलिगा का कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो इस तरह से बात किया जाता था कि एक ही समुदाय जो है वो निर्णायक समुदाय है, वो चुनाव का फैसला करते हैं। लेकिन ये चुनाव बहुत अलग है, क्योंकि बीजेपी ने इस चुनाव को एक नई दिशा दे दी। क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर भले ही लिंगायत समुदाय निर्णायक समुदाय, लेकिन उसके बावजूद कई फेरबदल किए, कई नए चेहरे जो है उनको टिकट दिए, मैदान में उतारा उन्हें, और ये साबित कर दिया कि बीजेपी महज एक समुदाय या फिर एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। बीजेपी एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को मौका देना चाहती है, युवाओं को मौका देना चाहती है। और इस चुनाव में जब टिकट बांटे गए तो ये साफ हो गया कि बीजेपी एक नई पीढ़ी, एक नई
प्लानिंग को लेकर आगे चल रही है और एक नई लाइन ऑफ लीडरशिप को तैयार कर रही है। देखिए, बीजेपी ने भी अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया है। हालांकि बसवराज बोम्मई कर्नाटक के अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने कहीं भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, कोई भी मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं किया, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जब चुनाव लड़ा जाए तो सब मिलकर, तमाम समुदाय मिलकर ये चुनाव लड़े और बाद में बीजेपी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि बीजेपी हमेशा से जब मुख्यमंत्री का ऐलान करती है, मुख्यमंत्री को चूज करती है फाइनली, तो बीजेपी कहीं ना कहीं सरप्राइज बीजेपी के पास होता है। तो यही उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो बीजेपी एक नया चेहरा कर्नाटक को देगा, एक युवा चेहरा जो है मुख्यमंत्री पद पर होगा। ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस, हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस के लिए बहुत कुछ दाव पर है और सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सिद्धरामैया विपक्ष नेता हैं, डीके शिव कुमार कांग्रेस के अध्यक्ष है, लेकिन इन दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर जो खींचतान है, ये कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कुछ हद तक कंफ्यूजन फैला रही है। कुछ हद तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उन्हें किसका साथ देना है और उन्हें क्या मानना है। तो ये कुछ हद तक कांग्रेस में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करती है और लगातार जो बयानबाजी, जो व्यक्तिगत हमले कांग्रेस करती रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, इसके चलते कांग्रेस को कहीं ना कहीं कुछ हद तक नुकसान भी झेलना पड़ा है। और मैनिफेस्टो में जो कांग्रेस ने तमाम चीजें, तमाम गारंटी की बातें कह दी, युवाओं को युवा निधि की बात कही है, जो 1500 रुपए उन्हें दिए जाएंगे जिनको रोजगार नहीं मिलेगा, मुफ्त बिजली की बात कही, 200 यूनिट बिजली की बात कही, ये तमाम गारंटी कार्ड के बावजूद कांग्रेस शुरू में एक अच्छा कैंपेन लेकर आई थी, एक अच्छा कैंपेन चल रहा था, कांग्रेस काफी विश्वास के साथ चल रही थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर निषेध लगाने की बात आई, कांग्रेस ने बजरंग दल और पीएफआई को एक समान पेश कर दिया, तो ये कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के फॉर्च्यून जो है वो बदल कर रख दिया है। तो अब कांग्रेस में भी इस बात को लेकर कुछ हद तक नाराजगी है कि आखिरकार बजरंग दल पर मुद्दा मैनिफेस्टो में कैसे पहुंच गया, क्योंकि इस मुद्दे को एक राष्ट्रीय स्तर पर बहस करना है, इस मुद्दे को अगर बैन भी करना है किसी संगठन को, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक विधेयक लाकर से बैन किया जाता है। लेकिन मैनिफेस्टो में ये बात कहकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को दूर दे दी और बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी कांग्रेस को बैकफुट पर कर दिया और ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन अभी भी कांग्रेस को उम्मीद है कि एंटी इनकम्बेंसी की लहर उनके पक्ष में है। कांग्रेस जो 40% सरकार की बात कह रही थी, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, ये तमाम चीजों से कांग्रेस अभी भी उम्मीद में है कि अभी भी स्थिति हाथ से नहीं गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रचार है, जो रोड शो है, जो कैंपेन है, इसको देखकर कुछ अलग ही तस्वीर मिल रही है और राजनीतिक विश्लेषक भी कर्नाटक में जो स्पेकुलेशन करते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, वो भी कुछ हद तक कंफ्यूज हैं कि आखिरकार ये जो नरेंद्र मोदी का प्रचार है वो किस तरह से एक नया ट्विस्ट दे दिया है पूरे कैंपेन के लिए और इस चुनाव की जो डायरेक्शन है उस दिशा को भी बदल दी है। आयशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब हमने सुना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें कही, छोटी बड़ी सारी मिलाकर उन्होंने तमाम बातें कही। एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि टेररिज्म को लेकर जिस तरह की जो स्थिति है उससे निपटने के लिए तमाम कारगर स्टेप उठाए गए। लेकिन अब हम जब बात करते हैं और कांग्रेस के शासनकाल को भी उन्होंने गिनवाया कि किस तरह की जो नाकामियां वहां पर नजर आई थी, वो भी प्रधानमंत्री ने वहां पर उसको गिनवाया। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो जो नीतियां बनी थी वो नीतियां इस आतंकवाद को लेकर, टेररिज्म को लेकर उस पर नकेल कसने के लिए कितनी कारगर साबित हुई थी? गौरव, अपना सवाल दोहराएं, यहाँ पर शोर है। जी। आयशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जो बात रखी थी जनसभा को जब वो संबोधित कर रहे थे, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर पिछली सरकारों को उन्होंने लगातार आड़े हाथों को लिया था, साफ तौर पर कांग्रेस को। तो ऐसे में आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए किस तरह के कारगर स्टेप उठाने की जो जरूरत प्रधानमंत्री ने जिस पर बल दिया था वो क्या रही थी और अभी तक इस पर किस तरह से आगे की जो रणनीति है वो कारगर साबित होती नजर आ रही है? जी हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री ने जमकर कांग्रेस पर भी हमला बोला है और आतंकवाद को सपोर्ट करने की बात कही है।
और प्रधानमंत्री ने लोगों के सामने पब्लिक रैली में ये बात भी रखी कि कैसे जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था दिल्ली में, उस वक्त कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस बाटला हाउस एनकाउंटर के विरोध में थे और कई ऐसी बयानबाजी भी थी उस समय। और उस वक्त भी कांग्रेस ने आतंकवाद की निंदा नहीं की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कई रैलीज में, कई पब्लिक सभाओं में ये कहा कि कांग्रेस को अगर आप जिता रहे हैं, कांग्रेस को अगर वोट जा रहा है तो इसका ये मतलब होगा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाली पार्टी के लिए, पार्टी के पक्ष में वोट जा रहा है। तो बहुत ही कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आतंकवाद को समर्थन देने के को लेकर हमला किया है। और आगे चलकर ये जो मुद्दा है आगे चलकर और भी नया रंग ले सकता है, क्योंकि खासकर कर्नाटक के कोस्टल इलाके में पीएफआई संगठन जो है, पीएफआई संगठन पर ये आरोप हमेशा से लगा रहा है कि केरल से उनके कई आतंकवादी संगठनों के साथ संपर्क है। और यही वजह है कि केरल जो बेंगलुरु से सटे हुआ राज्य है, तो वहाँ के आतंकवादी संगठनों के साथ पीएफआई का एक कनेक्ट रहा है। तो ये हमेशा से पीएफआई पर आरोप रहा और पीएफआई भी इसको लेकर सक्रिय रहा इस क्षेत्र में, कर्नाटक के कोस्टल इलाके में भी। यही वजह है कि पीएफआई को बैन करना पड़ा ताकि आगे चलकर कर्नाटक में जो केरल में जो स्थिति बनी है उस तरह की स्थिति कर्नाटक में ना हो। तो कर्नाटक सरकार ने कड़े कदम उठाए ताकि पीएफआई की गतिविधियां जो है कोस्टल कर्नाटक को आतंकवाद का हब ना बनाया जाए। तो ये तमाम चीजें जो है आरोप प्रत्यारोप के तौर पर जमीन पर हमेशा से कोस्टल कर्नाटक में होती रही है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया और आतंकवाद पर जोरदार हमला बोला, तो एक मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया, एक मैसेज जरूर जा रहा है कि केंद्र सरकार किसी भी तरह के आतंकवाद को कुचलने के लिए तैयार है और किसी भी तरह के आतंकवाद को सहन नहीं करेगी। तो कर्नाटक एक शांतिपूर्ण राज्य है, एक लॉ एंड ऑर्डर, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है। और कर्नाटक में उस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है जिस तरह की तस्वीरें आज हम वेस्ट बंगाल में देखते हैं या फिर कभी बिहार में देखते हैं। तो उस तरह की स्थिति कर्नाटक में नहीं है। यही वजह है कि कर्नाटक में देखिए आप एक फेज में पोलिंग हो रही है। तो कर्नाटक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है और यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कड़ा स्टेटमेंट किया है और प्रचार के दौरान ये संदेश दूर तक पहुंचा है। आयशा, जैसे हम चुनाव की रणनीतियों की जब बात कर रहे हैं तो अब की बार कांग्रेस किस रणनीति के साथ और किन मुद्दों के साथ यहाँ पर उतरी है, और इसके अलावा जब हम और राजनीतिक दलों की बात करते हैं तो उनके पास क्या ऐसा खास है जो अब की बार जनता को लुभाने में वो कारगर साबित हो पाएगा? क्या मुद्दे उनके प्रभावी हैं? हेलो आयशा जी, आपका सवाल? जी, जो तमाम राजनीतिक दल हैं और खास तौर पर कांग्रेस, उनके पास कौन कौन से ऐसे प्रभावी मुद्दे हैं जो अब की बार के इलेक्शन में उन्हें सत्ता पर काबिज कर सकते हैं? जी, आपका सवाल दोहराएं प्लीज। जी, कांग्रेस की भूमिका पर मेरा सवाल है कि कांग्रेस के पास अब की बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिससे वो ताल ठोक रही है चुनावी मैदान में? आयशा, आप सुन पा रही मुझे? जी देखिए, जी गौरव, अपना सवाल दोहराएं। कांग्रेस की भूमिका पर मेरा यही सवाल है कि अब की बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे कांग्रेस के पास हैं जिनसे वो चुनावी ताल ठोक रही है अब की बार मैदान में? कांग्रेस की भूमिका सर, मैं आपका सवाल कुछ हद तक सुन नहीं पाई, लेकिन अगर आप कांग्रेस की भूमिका की बात कर रहे हैं, कांग्रेस इस चुनाव में कांग्रेस के प्रचार की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस ने इस प्रचार के दौरान, जैसे कि मैंने बताया, मैनिफेस्टो में बजरंग दल का मुद्दा जो सामने लाया, ये कांग्रेस के लिए कुछ हद तक महंगा पड़ा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला किया, ये कांग्रेस के लिए बहुत महंगा पड़ा। और जिस तरह से उनके पुत्र ने भी प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे, ये भी कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर दी। और फिर मुख्यमंत्री के रेस में रहे कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धरामैया ने भी लिंगायत समुदाय के खिलाफ अपशब्द कह दिए।
ये तमाम चीजें न केवल बीजेपी के आक्रोश को बढ़ा दिया, बीजेपी के एग्रेशन को बढ़ा दिया और उनका कैंपेन तेज धार कर दिया, बल्कि कांग्रेस में खुद कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी है। तो कांग्रेस के उम्मीदवार इस बात से नाराज हैं कि कैसे इन तमाम वरिष्ठ नेताओं की बयानबाजी के चलते उन्हें जब वो वोट मांगने जाते हैं तो उन्हें लोगों की गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जो इस चुनाव में अपने कैंपेन की तैयारी की, अपनी प्रेजेंस बनाने की तैयारी की और एंटी इनकम्बेंसी को लेकर कांग्रेस ने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि कई इलाकों में उनका जो एडवांटेज है वो उनकी तरफ वोट खींच सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री के प्रचार को देखते हुए कुछ हद तक कांग्रेस की स्ट्रेटेजी भी दोबारा रिवर्क हो रही है और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि उन तमाम इलाकों में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंपेनिंग की है वहां पर दोबारा अपनी कैंपेनिंग को और तेज कर दे। तो कल का आखिरी दिन है, कल शाम 6 बजे तक कैंपेनिंग हो सकती है और बस कुछ ही घंटों के बाद ये चुनाव का शोर जो प्रचार है वो थम जाएगा। लेकिन इससे पहले बीजेपी लगातार कोशिश की। देखिए बीजेपी के लिए कई राजनीतिक विश्लेषकों ने जो प्रेडिक्शन दी थी, जो ओपिनियन पोल्स हुए, प्री पोल ओपिनियन पोल्स हुए, तो इसके चलते अलग अलग ओपिनियन पे सामने आई कि बीजेपी को कम सीटें आ रही है, बीजेपी पिछड़ रही है। तो ऐसे में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत झोंक दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार को इस तरह से स्ट्रेटेजाइज किया कि ये प्रचार पूरे कर्नाटक में कहीं न कहीं एक नया ट्विस्ट और एक लहर पैदा कर दिया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस स्ट्रैटेजी के जवाब में अब कैसे अपने कुछ ही घंटों में जो प्रचार थमने वाला है कैसे इसे दोबारा से रिवर्क करती है। लेकिन बीजेपी की सराहना करनी जरूरी है क्योंकि बीजेपी ने जिन इलाकों को बीजेपी को लगा कि यहाँ पर उनकी ताकत कमजोर है, वहाँ पर बीजेपी की संख्या बल ज्यादा नहीं है, तो बीजेपी ने उन तमाम इलाकों में बूथ से लेकर पूरे उम्मीदवार कैंडिडेट तक वहाँ पर उन्हें पूरा सपोर्ट दिया, पूरा अपनी ताकत लगा दी। और प्रधानमंत्री ने भी प्रचार से पहले तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम बूथ लेवल वर्कर्स को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और कहा कि बूथ को मजबूत बनाना ही बीजेपी की स्ट्रेटेजी है और बूथ अगर मजबूत होगा तभी जीत का रास्ता निकल आएगा। ये बीजेपी की रणनीति रही। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को इस तरह से उत्साहित किया। तो यही आज हमको देखने को मिल रहा है कि कैसे जमीन पर बीजेपी एक एक सीट को अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहती और एक एक सीट पर बीजेपी कड़ा मुकाबला दे रही है। कांग्रेस को सीधी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच कई इलाकों में। आयशा, ये जो तमाम परियोजनाएं चली और लोगों को उनका लाभ मिला, तो ऐसे में अब की बार इन लाभों से अगर हम बात करें तो चुनावी समीकरण को देखते हुए अब की बार बीजेपी को और साफ तौर पर जो अन्य विपक्षी दल हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो किस तरह की स्थितियां अब की बार दिखती हैं? क्या परिस्थितियां पहले से बदली हुई हैं या परिस्थितियां अभी भी वैसी ही नजर आ रही हैं? जी देखिए, अगर हम विकास की बात करें, बीजेपी ने विकास की बात की, विकास को ही एजेंडा बनाया है और बीजेपी जो कर्नाटक में बीजेपी सरकार और केंद्र में बीजेपी सरकार मिलकर एक डबल इंजन सरकार का एक कॉम्बिनेशन जो कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, इसे बीजेपी ने कैंपेन का हिस्सा बनाया, प्रचार का हिस्सा बनाया और इसके तहत केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को बीजेपी ने लागू किया और ये बदलाव नजर आ रहा है। कई इलाकों में उत्तर कर्नाटक हो या फिर चित्तूर कर्नाटक इलाका हो जहाँ पर किसान, जहाँ पर खेती कृषि का इलाका है, तो इन तमाम इलाकों में जो केंद्र सरकार की योजनाएं, किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को एम्पावर करना, किसानों को उन्हें 2000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में सीधे डिपॉजिट करना, 6,000 करोड़ किसानों को इसका फायदा 6,000 करोड़ की निधि जो है किसानों को मिली है। तो ये तमाम चीजें जो है पूरे कर्नाटक में, पूरे राज्यों में कई जगहों पर एक लाभार्थी तबका जो है इस बात से तृप्त है कि उन्हें उनके हक की जो उनका हक जो है
बूथ तक पहुंच रहा है। और अगर हम युवाओं की बात करें, इसके तहत जो कर्नाटक में स्टार्टअप, कर्नाटक एक हब है, आईटी कैपिटल माना जाता है बैंगलोर को। तो कर्नाटक में स्टार्टअप और डिजिटल टेक्नोलॉजीज और रिसर्च के लिए जो केंद्र सरकार ने बल दिया, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक प्रायोरिटी रखी बैंगलोर को एक ग्लोबल सिटी बनाने के लिए, ये भी एक मुद्दा है जो लोग देख रहे हैं, जो महसूस हो रहा है ग्राउंड लेवल पर। जब ये तमाम स्कीम लोगों तक पहुंचती हैं, तो लोगों को इस बात का एहसास होता है कि कैसे विकास बनाम राजनीति में उन्हें विकास को चूज करना है, विकास को सेलेक्ट करना है। तो ऐसे में ये जो तमाम चीजें हैं, धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रही है। और खासकर महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करें, हम अल्पसंख्यक महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करें और ट्रिपल तलाक की बात करें, तो ये तमाम जो पहल थी केंद्र सरकार की तरफ से, ये जो है लोगों तक पहुंच रही है। लोग अब अवेयर है। पहले जिस तरह से हुआ करता था कि कर्नाटक में जब हम पहले चुनाव लड़ने जाते थे, तो कुछ गाँवों में, कुछ इलाकों में तो लोगों को ये भी पता नहीं होता था कि केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किसकी सरकार है, और उनके हक और उन तक कौन सी स्कीम पहुंचना है। लेकिन आज हर कोई, दूर दराज के इलाके में अगर आप जाते हैं तो हर कोई पहचानता है, समझता है कि उनके हक का पैसा उन तक पहुंच रहा है। केंद्र सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जो जिस पर इन लोगों का हक है, इन ग्रामीण इलाकों तक पहुंचना जरूरी है। तो ये तमाम चीजें, अवेयरनेस जो है वो बढ़ी है। तो ये ऐसे में ये चुनाव जो है एक नया माहौल, एक नया सिचुएशन ऐसा क्रिएट किया है जहां पर एक अवेयरनेस से भरा वोटर जो है अपना मत डालने के लिए जाएगा। यहाँ पर जैसे कि पहले होता था कि ये आरोप भी लगते थे कि कुछ मतदाताओं को खरीदा जा सकता है, उन्हें पैसे देकर लुभाया जा सकता है। लेकिन आज मतदाता समझदार है, उनको पता है कि खरीदा जा सकता है का मतलब वो अपना हक जो है गिरवी रख रहे हैं। तो ऐसे में कई मतदाता जो है वो अवेयर वोटर्स हैं, और जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो उसके सामने विकास की बात जरूर उनके सामने आती है। और प्रधानमंत्री हमेशा से हर रैली, हर संबोधन में सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। तो ये जो है ये बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट है, और बीजेपी इसके जरिए लोगों तक पहुंच रही है, और इस प्रचार में सबका साथ सबका विकास और डबल इंजन सरकार को एक नारा बनाकर लोगों तक पहुंचा रही है। आयशा, बूथ लेवल पर जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि बीजेपी बूथ कैडर वाली पार्टी है, बूथ लेवल पर उसका खास फोकस रहता है। वहां पर किस तरह से जो स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन लाने के लिए, पहले से ज़्यादा अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किस तरह की रणनीति और रूपरेखा रखी गई है जिससे और ज़्यादा बल और ज़्यादा मजबूती आए? देखिए, बीजेपी हमेशा से बूथ पर ज्यादा केंद्रित रहा है। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को ज्यादा ट्रेनिंग दी गई है। बूथ लेवल पर कैसे नजर रखी जाए, कैसे तमाम वोटर्स को बूथ तक लाना है। पन्ना प्रमुख का जो एक शब्द कॉइन किया था अमित शाह ने, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक कार्यकर्ता या फिर एक बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता को अपने आप में एक नेता के तौर पर बनाता है। तो ये जो है पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता काम करते हैं, ये बहुत ही अहम है। कर्नाटक में भी जब चुनाव शुरू हुआ तो बीजेपी ने सबसे पहले विजय संकल्प यात्रा शुरू की, और इस विजय संकल्प यात्रा के तहत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता पूरे राज्य के अलग अलग दिशाओं में उन्होंने यात्रा की और कार्यकर्ताओं से कनेक्ट हुए, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। तो विजय संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी ने तमाम कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया, मोटिवेट किया, और इसके तहत बीजेपी और प्रधानमंत्री ने जैसे कार्यकर्ताओं को बूथ को मजबूत बनाने का नारा दिया, ये कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ये चुनाव महज उम्मीदवार नहीं लड़ते, ये चुनाव जो है बीजेपी के लिए जमीन पर उनके कार्यकर्ता, बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता लड़ते हैं।
ये स्ट्रैटेजी जो है, ये इस तरह की ऑर्गेनाइज स्ट्रैटेजी जो है, ये कांग्रेस में नजर नहीं आती। कांग्रेस को विश्वास होता है कि उनके कुछ कथित वोट बैंक है और ये वोट बैंक उनके लिए सीधे अगर वोट देगा तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने में, युवाओं को कांग्रेस अपने ही पार्टी के लिए इस्तेमाल करने में पीछे रह जाती है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति जो है उन्हें पीछे खींचती है। तो इसकी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी फ्रस्ट्रेट रहते हैं और काफी निराश रहते हैं कि उनको दिशा दिखाने वाला कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो उन्हें बूथ लेवल पर उन्हें सम्मान के साथ उनको उनकी पहचान दिलाए। तो ये फर्क है, हम देख रहे हैं बीजेपी की जो ग्राउंड लेवल पर तैयारी होती है और बूथ लेवल पर जो तैयारी होती है। तो ऐसे में जब प्रचार होता है तो आप देख सकते हैं ये प्रचार इसलिए इतना जोश भरा होता है क्योंकि कार्यकर्ता भी जुट जाते हैं इसमें। और इस तरह के प्रचार जो आज हम बैंगलोर में प्रधानमंत्री का जो काफिला जो आगे बढ़ रहा है, अब हलसूर की तरफ प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। इस प्रचार में जो जोश नजर आ रहा है, इसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता तो है ही, लेकिन बैंगलोर के अलग अलग कोने से लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और धीरे धीरे ये जो कारवां है प्रधानमंत्री का आगे बढ़ रहा है। कुछ ही देर में ट्रिनिटी सर्कल पर आएगा। ट्रिनिटी सर्कल पर ये कारवां एंड होगा। और देखिए, बहुत ही दिलचस्प नजारे हमने यहाँ पर देखे आज। कई परिवार जो है अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे, हाथ में एक बैनर भी लेकर आए हैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए। बच्चे जो हैं प्रधानमंत्री की ड्राइंग्स लेकर आए हैं उन्हें दिखाने के लिए। और जो युवा कार्यकर्ता है वो तमाम युवा कार्यकर्ता यहाँ पर प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए खड़े हैं। और कल जिन लोगों ने इस रोड शो को मिस किया था वो लोग भी आज इस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और बैंगलोर के अलग अलग हिस्से से पहुंचे हैं। जी गौरव। नमस्कार दर्शकों, और आयशा, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं स्टूडियो में निखिल सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करता हूँ, आपका भी स्वागत करता हूँ। आप इस लंबे रोड शो को कवर कर रही हैं और ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं ये अभूतपूर्व हैं कर्नाटक की राजनीति के लिए, भारत की राजनीति के लिए। जिस तरह से इतने लंबे रोड शोज, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और आज लगभग 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो बेंगलुरु के सड़कों पर, और जिस तरह से ये जनसैलाब उमड़ आया है, निश्चित तौर पर ये ऐसे दृश्य हैं जो लोग अपनी आंखों में संजो कर रखना चाहेंगे। जो कम से कम जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो कर्नाटक के आम लोग हैं, जो बेंगलुरु की ये जो जनता है जो उमड़ पड़ी है अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनको नज़रों में भर लेने के लिए, ये तस्वीरें देखिए अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं किस तरह से एक हुजूम उमड़ पड़ा है, एक बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। आयशा, आपसे जानना समझना चाहेंगे, अगर इन कल के रोड शो के बाद आज का ये रोड शो लगातार इतना हुजूम प्रधानमंत्री के स्वागत में उमड़ा हुआ है, क्या कहेंगी आप? जो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है उसका ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है दुनिया भर में, देश भर में। जी देखिए निखिल, आपने देखा था गुलबर्गा का रोड शो कैसे था, और ये गुलबर्गा इलाका जो है एक उत्तर कर्नाटक का इलाका है और आज जो रोड शो हो रहा है दक्षिण का हिस्सा है, कर्नाटक का हिस्सा है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक कर्नाटक में पूरी तरह से मोदी मैनिया छाया हुआ है, यही लोग कह रहे हैं, ये भी कह रही है। और रोड शो जो है कल 26 किलोमीटर का रोड शो बहुत ही शानदार रहा और आज भी वही झलक हमें देखने को मिल रही है। हालांकि ये रोड शो छोटा है, करीब 11:30 बजे तक चलेगा और 6-6.5 किलोमीटर का रोड शो है और 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, लेकिन इसके बावजूद जो जोश और उत्साह कल हमें देखने को मिला, ठीक उसी तरह का जोश और उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इस रोड शो को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे पहुंच रहे हैं सीवी रामन नगर में। अभी भी सीवी रामन नगर के कुछ इलाकों से ये रोड शो गुजर रहा है और सीवी रामन नगर, जैसे कि मैंने बताया अभी, कि बैंगलोर की एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इसलिए अहम है क्योंकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को लेकर जो विजन है, जो प्रधानमंत्री का सपना है,
वो सपना जो है इन सड़कों से गुजरता है, क्योंकि सीवी रामन नगर में स्थित है बेमेल, जहाँ से मेट्रो की कोचेस बनती हैं। देश भर में जो मेट्रो की कोचेस लगती हैं वो बेमेल में बनती हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो PSU है भारत सरकार की, और दूसरी तरफ है HAL की यूनिट, और HAL की तमाम यूनिट जो है इसी क्षेत्र में आती है। और हेलीकॉप्टर डिवीजन है, मेक इन इंडिया के हेलीकॉप्टर यहीं पर बन रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री जो डिफेंस सेक्टर में प्रधानमंत्री हमेशा से बात करते हैं, ये जो है इन्हीं सड़कों पर देखा जा सकता है, यहीं पर इसी इलाके में है। और ये जो है HAL स्टेज 1 और HAL स्टेज 2, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, ये तमाम लोग ये बैंगलोर का बहुत ही अप मार्केट और अर्बन इलाका है। और केंद्र सरकार केंद्र के कई कंपनियों में काम करने वाले, केंद्र दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सीवी रामन नगर सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तरहल्ली के बाद बैंगलोर में, और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसे कि आप देख सकते हैं जोश, उत्साह, और ये बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूएंसी है निखिल। और प्रधानमंत्री जैसे कि कल हमने 28 सीटों में जो बैंगलोर के 28 सीटों की बात कर रहे थे, तो बीजेपी के लिए बैंगलोर बहुत ही अहम है। कल भी हमने बात की थी, कल हमने कहा था कि कैसे बीजेपी या फिर यहाँ के राजनीतिक पार्टियां ये मानती हैं कि जिसका बैंगलोर उसकी सरकार, यानी जो बैंगलोर जीता वो कर्नाटक के विधानसभा पर शासन करेगा। तो यही वजह है कि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ की 28 सीटों पर कम से कम 20-25 सीट जीत सके और बीजेपी एक स्टेबल सरकार बनाने में कामयाब हो। तो बीजेपी के लिए एक एक सीट अहम है, और बैंगलोर एक अर्बन सिटी होने के नाते, कॉस्मोपॉलिटन सिटी होने के नाते बैंगलोर के निवासी जो है प्रधानमंत्री से बेहतर कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर खड़े लोग हम देख रहे हैं कि इनमें न केवल बीजेपी के लोग हैं, इनमें यहाँ पर खड़े हुए लोग हर वर्ग के लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं, हर क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, हर स्टेट से आने वाले लोग हैं। तो इतना शानदार शो यहाँ पर नजर आ रहा है। कल हमने जो नजारा देखा वो लगभग एक विजय उत्सव जैसा नजारा नजर आ रहा था, और कुछ युवाओं ने तो इसे मोदी उत्सव कहा। आज भी उन्हीं नजारा इन सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री का काफिला अब आगे बढ़ रहा है, सीवी रामन नगर से आगे बढ़ते हुए अलसूर पहुंचेगा, और अलसूर से सीधा प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए ट्रिनिटी सर्कल तक पहुंचेंगे। जी, निश्चित तौर पर ये संवेद स्वर, ये भारी भीड़ जिस तरह से ये जो उमड़ी हुई है, ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, कितना प्यार करते हैं लोग इस देश के उनको, और जो उनकी लोकप्रियता है, जो उनके प्रति चाहत है, वो साफ तौर पर देखी जाती है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर पर मथुरा और बरसाने में जिस तरह से फूलों की होली खेली जाती है, कुछ उस तरह से गुलाबी और पीले फूलों से लाद दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये जो बारिश हो रही है फूलों की, वो उनके प्रति जो प्रेम है वो दर्शाता है जनता के प्रति, और जो कनेक्ट है वो दर्शाता है। आज का जो ये रोड शो नाम्बा बेंगलुरु नाम्बा हेम्मे, यानी हमारा बेंगलुरु हमारा गर्व के तहत ये रोड शो चल रहा है, और प्रधानमंत्री बार बार जनता के प्रति नतमस्तक होते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और उनका अभिवादन स्वीकार करने के साथ ही साथ उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को इस भीड़ से ऊर्जा मिल रही है, लोगों से ऊर्जा मिल रही है, और जो लोग उनका स्वागत करने के लिए उमड़े हुए हैं, इससे वो भी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। लोग उल्लसित हैं, प्रसन्न चित्त हैं, बेहद आनंदित हैं कि उनके लोकप्रिय नेता उनके बीच में हैं। ये दृश्य अगर कहा जाए तो राजनीति के लिए बहुत आम नहीं है, जब इतनी बड़ी संख्या में किसी नेता का स्वागत करने के लिए हज़ारों हज़ार की संख्या में क्या बच्चे, क्या बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब जुटे हुए हैं, और फूलों की बारिश लगातार हो रही है। ये जो दृश्य है ये निश्चित तौर पर अभूतपूर्व है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, लगातार जिस तरह से कर्नाटक के चुनाव प्रचार की बागडोर प्रधानमंत्री ने स्वयं संभाली है, उसके बाद का ये जो जिसको कहना चाहिए कि प्रचार में एक ड्रास्टिक चेंज आप देख सकते हैं, और कल का रोड शो रहा हो, आज का ये जो रोड शो है, क्या कुछ दर्शाता है, क्या क्या कहेंगे आप?
दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम धुआंधार रोड शो देख रहे हैं। कल बेंगलुरु में हमने देखा कि 26 किलोमीटर से बड़ा रोड शो था और इतने फूल जनता ने खरीदे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, कि बेंगलुरु में फूल नहीं मिल रहे थे। और आज ये तकरीबन 10 किलोमीटर का से अधिक का हम रोड शो देख रहे हैं। वही उत्साह, वही भीड़ दिखाई दे रही है, जबकि आज सुबह बारिश हुई, उसके बावजूद लोगों का उत्साह देखने लायक है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनाव प्रचार की रणनीति में सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो अधिक से अधिक इलाके में हो और उससे एक माहौल बनाया जाए। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ साथ बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों की धुआंधार चुनावी जनसभाएं और रोड शो कर्नाटक के अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं। तो रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। जब अब चुनाव प्रचार खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, कल अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, तो ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह प्रचार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की एक रणनीति है कि अपने सबसे लोकप्रिय नेता की जमकर चुनावी जनसभाएं और रोड शो आयोजित किया जाए। और जो रिस्पांस मिला इससे पहले के रोड शो में और चुनावी जनसभाओं में, वो पार्टी का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। यही वजह है कि इतने बड़े मेगा रोड शो का आयोजन कल किया गया, जब हमने देखा कि बेंगलुरु की धरती पर एक ऐतिहासिक रोड शो देखने को मिला, अब तक का सबसे बड़ा रोड शो देखने को मिला। और आज उसी का एक एक्सटेंशन कह सकते हैं आज का रोड शो हम देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जो तस्वीरें कल हमने देखी थी, आज जो तस्वीरें सड़कों पर शहर में, राज्य की राजधानी में दिखाई दे रही है, आईटी सिटी में जो अपने मेट्रो कल्चर के लिए जाना जाता है, उस शहर में जो अपने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, उस शहर में जो जहां पर युवा के सपने पूरा होते हैं, वो शहर जहां युवाओं की आकांक्षाएं पूरा होती हैं, वो शहर जो आधुनिक भारत का भविष्य क्या होगा उसकी एक झलक देता है, वो शहर जो दरअसल ये बताता है कि कैसे जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कनेक्टिविटी है, शहरों की जो चुनौतियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या फिर ट्रैफिक को लेकर, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, उस पर कैसे आगे काम हो सकता है, उस शहर की आकांक्षाओं को जनता अपने तौर पर सामने रखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रेम बताते हुए, उन पर पुष्पवर्षा करते हुए, ये बताता है कि जनता की आकांक्षाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार बखूबी समझ रही है। और यही वजह है कि युवा हो, महिलाएं हो, उनका भरपूर प्यार, भरपूर प्रेम हम देख रहे हैं। पुष्पवर्षा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने की जो एक होड़ है, एक जो सपना है, एक जो आकांक्षा है, वो हम देख रहे हैं कि लोगों को बड़ी संख्या में सड़कों पर इंतजार करते हुए रोड शो शुरू होने से पहले ही, जब हमने सुबह से ये देखा कि काफी संख्या में छात्र हों, छात्राएं हों, महिलाएं हों, अलग अलग वर्ग के लोग सड़कों पर दिखाई दिए। तो निश्चित तौर पर कर्नाटक की जो चुनावी जो प्रचार है वो कई संकेत अपने आप में दे रहा है। कर्नाटक का जो चुनाव प्रचार है वो भारतीय राजनीति में दरअसल ये बता रहा है कि किस तरह से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। जब चुनावी राजनीति में पार्टी के लिए प्रचार करने का सवाल हो, जनता से कनेक्ट होने का सवाल हो, जनता से संवाद करने का सवाल हो, पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी लगी रहती है, अपने सबसे लोकप्रिय नेता से अनुरोध करती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करने में, जनता से संवाद करने में कभी कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते और हम वो होता हुआ देखते भी है। और यही वजह है कि बीजेपी ये दावा करती है कि वो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो उन राज्यों में भी सत्ता में रहने के बाद लगातार सत्ता में वापस आती है जहां पर एक परंपरा नहीं है रही है सत्ता में लगातार वापस आने की। उत्तर प्रदेश का उदाहरण है जहां दशकों बाद भारतीय जनता पार्टी 5 साल सत्ता में रहने के बाद एक ऐसी पार्टी बनी जो फिर से योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सत्ता में वापस आई। हमने उत्तराखंड देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां परंपरा तोड़ी, सत्ता में वापस आई। गुजरात का तो उदाहरण सामने है ही, जहां पर तकरीबन 3 दशकों से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव दर चुनाव हम उस भारतीय जनता पार्टी की शानदार सफलता के बाद सत्ता में वापसी देख रहे हैं। तो उत्तर भारत के राज्य हो या फिर पश्चिम भारत का गुजरात हो या उत्तर पूर्व के राज्य हो जहां हाल ही में चुनाव हुए हैं, हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आधार को बढ़ा रही है। जिन राज्यों में सत्ता में है वहां सत्ता में वापसी कर रही है, जहां पर सत्ता में पहले से नहीं है वहां पर अपने आधार को मजबूत कर रही है या फिर सत्ता में सहयोगियों के साथ
आ रही है चुनाव बाद। तो निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का विश्वास जीता है और संगठन ने कितनी सक्रियता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाया है और चुनाव में जुटकर संगठन के सदस्यों ने मेहनत किया, जनता को समझाने में सफल साबित हुए हैं कि देखिए डबल इंजन की सरकार के जो फायदे हैं वो किस तरह से राज्य के विकास को आगे ले जा सकते हैं। निखिल, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, निश्चित तौर पर ये जो रोड शो है वो ऐतिहासिक है, जो ये चुनाव है वो भी ऐतिहासिक है। हमारे साथ में आयशा खानम जुड़ी हुई है। आयशा, आपने कहा कि एक ये युक्ति चलती है कर्नाटक के चुनावों में कि जिसने बेंगलुरु जीत लिया उसने समझ लीजिए कि चुनाव जीत लिया। बेंगलुरु शहर की सियासत और यहाँ का चुनावी गुणागणित भी हमारे दर्शकों को समझाइए। जी देखिए निखिल, मैं उससे पहले आपको एक खबर दे दूं। यहाँ पर इस रोड शो में अभी एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ देर तक के लिए फंस गए थे। देखिए चुनाव का समय है और लीडर्स एक दूसरे का आमना सामना जरूर करते हैं, तो यहाँ पर जो रोड शो के लिए भारी मात्रा में भीड़ जमा है वहाँ से उन्हें आगे जाना था, तो कुछ देर तक उनकी गाड़ी प्रधानमंत्री के इस रोड शो में फंस गई थी। बहुत ही दिलचस्प नजारा हमें यहाँ पर देखने को मिला। देखिए एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर काफी व्यक्तिगत हमले भी किए थे, लेकिन आज रोड शो में फंस गए वो और पुलिस ने उनकी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए उनको जगह दी और वो यहाँ से अब आगे बढ़े हैं। तो बहुत ही एक दिलचस्प नजारे चुनाव के दौरान देखने को मिलते हैं। लेकिन निखिल, आप बात कर रहे थे बैंगलोर की गणित की, बैंगलोर की राजनीति की। देखिए बैंगलोर एक ऐसा शहर है, बैंगलोर दक्षिण भारत में एक सबसे समृद्ध कैपिटल सिटी मानी जाती है और बैंगलोर शहर जो है कुछ साल 2009 तक यहाँ की सीट करीब 12 सीटें ही थी यहाँ पर, क्योंकि शहर इतना ही छोटा था, शहर का दायरा ज्यादा बड़ा नहीं था। और जैसे जैसे जब एसएम कृष्णा की सरकार बनी यहाँ पर, उस वक्त एसएम कृष्णा मुख्यमंत्री थे, तो एसएम कृष्णा के नेतृत्व में उस समय बैंगलोर का जो ग्रोथ हुआ, बैंगलोर में जो आईटी सिटी का जो एक एक्सपेंशन हुआ और एसएम कृष्णा ने बैंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अपलिफ्ट दिया उस समय। उसके बाद बैंगलोर का जो है एक बैंगलोर की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल दी और बैंगलोर धीरे धीरे एक बहुत बड़ा शहर बनकर मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहर के साथ मुकाबला करने लगा। तो बैंगलोर में सीटें भी बढ़ी और डिलिमिटेशन के बाद 28 सीटें बैंगलोर में हुई। केम्पेगौड़ा का ये शहर, केम्पेगौड़ा इस शहर के संस्थापक है। तो इस शहर में शुरू से ही एक वेल प्लान सिटी, क्योंकि केम्पेगौड़ा ने बैंगलोर शहर को जब अपने शासन के दौरान 16वीं सदी में उन्होंने बैंगलोर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा था। यानी बैंगलोर का एक हिस्से को उन्होंने व्यवसाय के लिए रखा था, एक हिस्सा शिक्षा के लिए रखा था, एजुकेशन जोन बनाया था, एक हिस्सा रिहायशी इलाका बनाया था। ठीक उसी तरह से बैंगलोर की प्लानिंग जो उन्होंने की थी, उसके बाद अब बैंगलोर शहर जैसे जैसे बढ़ा, इस ग्रोथ को आगे बढ़ने का मौका मिला और एसएम कृष्णा ने अपने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने बहुत कुछ किया इस शहर के लिए और उन्होंने शहर को सिंगापुर सिटी बनाने का एक सपना देखा था, एक वादा किया था। लेकिन अफसोस की बात थी कि उस वक्त कांग्रेस हार गई और एसएम कृष्णा दोबारा पद पर नहीं आए थे। कि यही होता है जब कोई विकास इंजन की बात डबल इंजन की बात करता है, जब कोई विकास की बात करता है और उसे मौका नहीं दिया जाता तो कैसे एक विजन जो है वो फेल हो जाता है, एक विजन जो है वो डिरेल हो जाता है। तो यही हुआ एसएम कृष्णा के साथ भी। उस वक्त वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस जब हार गई तो एसएम कृष्णा दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने और कांग्रेस और जेडीएस की कोalition सरकारें बाद में बनती गई। तो उसके बाद से कांग्रेस का जो बैंगलोर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत ही मार पड़ी और बैंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दाग लग गई, क्योंकि बैंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रोथ के हिसाब से आईटी सिटी के ग्रोथ के हिसाब से कम पड़ने लगा और उस वक्त जेडीएस की सरकार कोalition सरकार की, तो जेडीएस ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में अपना जोर लगाती थी और शहर से ज्यादा नहीं जुड़ पाई। तो ऐसे में बैंगलोर कहीं ना कहीं पिछड़ गया। बैंगलोर ब्रांड जो है उसको चोट लगी, बैंगलोर ब्रांड पर धब्बा लगने लगा कि बैंगलोर जो एक आईटी सिटी था वो एक गार्बेज सिटी बन गया। तो यहाँ पर समस्याएं बढ़ने लगी और कई जगहों पर हमने देखा कि इलीगल लेआउट बने, कई जगहों पर जो
रिहायशी इलाके हैं, वहां पर जमीनें हट जाने लगी। तो ये तमाम चीजें बैंगलोर को एक रिवर्स गियर में ले गई थी। और फिर उसके बाद दोबारा एक और सरकार बनी, जब येडियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनी और जनता दल ने येडियुरप्पा का सपोर्ट किया। 2020 की सरकार यानी 20 महीने पावर शेयरिंग की सरकार बनी, तो उस हद तक बैंगलोर में विकास भी हुआ और कोशिश की गई कि बैंगलोर को दोबारा पटरी पर लाया जाए। और बैंगलोर में जो इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था, बैंगलोर में जो इन्वेस्टर बाहर जाने लगे थे, उन्हें दोबारा बैंगलोर की ओर लाने की कोशिश की गई। तो ब्रांड बैंगलोर को दोबारा खड़ा करने की पूरी कोशिश की गई। और अब भी ब्रांड बैंगलोर एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो न केवल देश में बल्कि विदेश में, खासकर अमेरिका में भी इस ब्रांड बैंगलोर के चर्चे होते हैं। और अब धीरे धीरे बैंगलोर में जो है सिलिकॉन सिटी में इन्वेस्टमेंट आने लगा। तो लेकिन उसके बाद भी बैंगलोर उस मुकाम तक नहीं पहुंचा जब SM कृष्णा बैंगलोर को एक स्तर पर ले गए थे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और IT सिटी, ग्लोबल सिटी के तौर पर उन्होंने उसको पहुंचा दिया था। तो अब बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से पूरी कोशिश हुई, जब सरकार सत्ता में आई, येडियुरप्पा मुख्यमंत्री बने और फिर बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री बने, तो बैंगलोर से ध्यान नहीं हटा बीजेपी सरकार का। और बैंगलोर को इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मांग थी उसे पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं का यहाँ पर लॉन्च किया, कई योजनाओं को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सब अर्बन रेलवे, सबसे बड़ी समस्या बैंगलोर की यहाँ की ट्रैफिक जाम। देखिए बैंगलोर में जब ट्रैफिक जाम होता है तो ये मानकर चलिएगा कि 10 किलोमीटर का रास्ता जो है आप 1 घंटे में तय करेंगे। तो इस तरह से बैंगलोर की रफ्तार धीमी हो गई थी। तो फिर बीजेपी सरकार ने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा बल दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही समय पहले बैंगलोर में, यानी 6 महीने पहले सब अर्बन रेलवे का प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया। ये बहुत अहम है बैंगलोर के लिए। बैंगलोर का एक सपना था, क्योंकि बैंगलोर का दायरा जो है अब करीब 30 किलोमीटर से बढ़कर 148 किलोमीटर का दायरा है और ये बैंगलोर के कई सैटेलाइट टाउन को कनेक्ट करता है। बैंगलोर जैसे जैसे बढ़ता गया, बैंगलोर के सैटेलाइट टाउन जैसे केंगेरी, यलहंका न्यू टाउन, व्हाइटफील्ड, ये तमाम टाउन जो है सबअर्बन टाउन जो है बनने लगे और यहाँ पर मांग इंफ्रास्ट्रक्चर की रही। तो प्रधानमंत्री ने जो, केंद्र सरकार ने जो योजना लॉन्च की है बैंगलोर सबअर्बन रेलवे की, इसके तहत बैंगलोर को अब रफ्तार मिलेगी। बैंगलोर मेट्रो को एक्सपैंड किया गया, जैसे कि अब प्रधानमंत्री का जो रोड शो हो रहा है वो उसी फ्लाईओवर के नीचे है, उसी रेलवे मेट्रो लाइन के नीचे है, जहां पर बैंगलोर का सबसे पहला मेट्रो रेल चली थी। यानी 8 किलोमीटर का दायरा बैंगलोर से शुरू हुआ था, MG रोड से इंदिरा नगर तक। प्रधानमंत्री आज उसी सड़क से गुजर रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही बड़ी बात है बैंगलोर के लोगों के लिए। साल 2006 में और नंबा मेट्रो के नाम से बैंगलोर की मेट्रो मशहूर है। बैंगलोर मेट्रो से भी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। तो ये मेट्रो रेल शुरू हुई। अब मेट्रो रेल का दायरा जो है 32 किलोमीटर है। तो ये धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग थी वो आगे बढ़ रही थी। प्रधानमंत्री का काफिला अब आगे बढ़ रहा है, ट्रिनिटी सर्कल तक लगभग पहुंच गया है और यहाँ पर प्रधानमंत्री को करीब से देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे दौड़ रहे हैं और उनका स्वागत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बैंगलोर में 28 सीटें हैं निखिल, और ये माना जाता था कि क्योंकि केम्पेगौड़ा बैंगलोर के संस्थापक हैं और ये माना जाता था कि ये एक वोकलिगा लैंड है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे तमाम समुदायों की जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है उसको बीजेपी ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है। और अभी भी कुछ इलाकों में वोकलिगा समुदाय जो है यहाँ पर भारी मात्रा में है और 28 सीटों में करीब 12 ऐसे विधायक हैं अलग अलग पार्टियों से जो वोकलिगा समुदाय से है। तो यहाँ पर वोकलिगा समुदाय का बोलबाला है राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर कई युवा चेहरे और नए जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उन्हें टिकट दिया है और ब्रांड बैंगलोर को एक नया रूप, एक नई दिशा देने के लिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ कहा है कि बैंगलोर को एक स्टेट NCR रीजन के तौर पर स्टेट सेंटर रीजन बनाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी विजन है बीजेपी की मैनिफेस्टो में जो बीजेपी ने रखा है। और टेक्नोलॉजी के यहाँ पर टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल युवा नाडु बनाया जाएगा, यानी बैंगलोर को एक डिजिटल
क्षेत्र बनाया जाएगा, जहां पर ग्लोबल इनोवेशन हब यहाँ पर बनाने की बात कर रही है केंद्र सरकार। तो ये भी योजना मैनिफेस्टो का हिस्सा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये तमाम योजनाएं, तमाम जो केंद्र सरकार की तरफ से ग्राउंड पर लागू हो रही हैं, ये यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, यहाँ की नई पीढ़ी के लिए इन तमाम योजनाओं को सीधे कनेक्ट होता है। और जाहिर है वो जब इस तरह का प्रचार होता है तो वो सुबह 7 बजे से लंबे कतार में खड़े होकर प्रधानमंत्री का इस तरह से स्वागत करने से नहीं कतराते और प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए खड़े हो जाते हैं और इशारों में ही सही वो प्रधानमंत्री को धन्यवाद अपने दिल से कहने के लिए यहाँ पर सड़कों पर खड़े हुए हैं। देखिए निखिल, आज मौसम भी सुबह कुछ देर के लिए मौसम यहाँ पर बदलने लगा था। तेज बारिश हुई कुछ देर तक, लगभग आधे घंटे तक बारिश हुई और उसके बाद जो है जैसे ही प्रधानमंत्री राजभवन से निकले बारिश भी थम गई। तो यानी बारिश भी प्रधानमंत्री का, मौसम भी प्रधानमंत्री का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। बैंगलोर का मौसम जो है बहुत ही सुहाना है इस समय और हालांकि यहाँ पर समर बहुत पीक रहा, लेकिन इस समय बारिश थमी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस मौसम में यहाँ पर आगे प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मौसम तो सुहाना है, लेकिन जो चुनावी पारा है, जो प्रचार है, वो बहुत माहौल को गरमाया हुआ है और ये गरमाए हुए माहौल में पूरा राजनीतिक पारा जो है पूरी तरह से ऊंचाई पर है। निखिल जी, निश्चित तौर पर राजनीतिक पारा ऊंचाई पर है और जिस तरह से लगातार दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री की ये रोड शो हो रहा है और जिस तरह से लगातार एक के बाद एक रैलियां प्रधानमंत्री की कर्नाटक में हो रही हैं, निश्चित तौर पर राजनीतिक पारा गरमा गया है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए और अपने मोबाइल कैमरों में इन तस्वीरों को कैद कर लेना चाहती हैं, इन पलों को यादगार बनाना चाहती है। ये हुजूम देखिए, ये अपने आप में सारी कहानी को बयां करता है, कितना बड़ा हुजूम है और लोग फूलों से स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लोग साथ लेकर आए हैं और निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं ये दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो उसका जादू सर चढ़कर बोल रहा है। लोगों के चेहरे पर जो खुशी है, जो आनंद का जो भाव है, जो उल्लास का भाव है, वो दिखाता है कि ये सारी जो सभाएं हो रही हैं, ये जो लोग हैं, ये जो उल्लास है ये स्वतः स्फूर्त है, ये लाया नहीं जा सकता, ये लोग बुलाए नहीं जा सकते। तो निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है और किस तरह से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्यार करते हैं। और ये प्रधानमंत्री का ये दरअसल 2 वे ट्रैफिक अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं भी उतने ही उत्साहित दिखाई दे रहे हैं इस पूरी भीड़ को देख करके, इस पूरे इतने बड़े हुजूम को देख करके, और वो भी स्वयं ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, वो भी प्रसन्न चित्त हैं इन लोगों के प्यार को पाकर। हमारे साथ में शैलेंद्र मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर मुद्दों की बात करें, कर्नाटक चुनाव में विकास एक बड़ा मुद्दा था, बीजेपी ने लगातार विकास की बात कही थी और इलेक्शन का आज कैंपेनिंग का सेकेंड लास्ट डे है। ये कहा जाए कि कैंपेन के अंत आते आते तमाम सारे इसमें मुद्दे जुड़ गए और ख़ास तौर पर उसके बाद जब कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ उसके बाद बजरंग दल के बैन का मुद्दा हो या फिर द केरला स्टोरी का मुद्दा हो, फिल्म का मुद्दा हो, कितना अहम हो सकता है इस तरह के जो मुद्दे हैं वो भी इस कर्नाटक के चुनाव में इस बार? ये देखिए निखिल, निश्चित तौर पर जब चुनाव होते हैं तब हम देखते हैं कि कई मुद्दों पर बात होती है और चुनाव आते आते कोई एक मुद्दा बहुत प्रमुखता से उठता है। निश्चित तौर पर हम कर्नाटक के चुनाव में देख रहे हैं कि विकास की खूब बात हो रही है, आगे के विजन की बात हो रही है, शहरों को कैसे आगे वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, किस तरह से बेंगलुरु और इसके आसपास एक विशेष क्षेत्र बनाना है जिससे रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा सके। लेकिन हमने देखा कि जब से घोषणा पत्र आया कांग्रेस पार्टी का और जब कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई के तर्ज पर बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही, उसके बाद से एक विमर्श बदला हुआ नजर आया और कांग्रेस पार्टी निशाने पर आ गई। बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस का जो रवैया रहा है वो हमेशा से ही जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं उनके
बारे में इसी तरह वो कांग्रेस पार्टी की एक सोच रही है, जबकि जो आतंक से जुड़े संगठन है या जिन पर आरोप लगते रहे हैं उनको समर्थन देने का काम या उनके सदस्यों को छोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी के सरकारों के समय किया गया है। और हमने देखा कि बहुत तीखा हमला चुनावी जनसभाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने और साथ ही साथ जो एक आंदोलन देखने को मिला, एक अभियान देखने को मिला और राज्य भर में प्रदर्शन देखने को मिला, तो ये मुद्दा बजरंग दल से जुड़ा मुद्दा केंद्र में आता हुआ दिखाई दिया और कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। हनुमान मंदिर बनाने की बात डीके शिव कुमार करने लगे और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर बैकफुट पर जाती दिखाई दी। तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा हम कह सकते हैं कि कर्नाटक की राजनीति में बीते एक हफ्ते में छाया रहा और कांग्रेस को एक तरह से लगा, कांग्रेस के कई नेताओं को, कि इस मुद्दे पर वो पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, उससे नुकसान हो सकता है। तो ये मुद्दा बहुत हम कहें कि चर्चा का विषय रहा। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम आरक्षण से जुड़ा जो मुद्दा है उस पर हमने देखा जेडीएस ने अपने घोषणा पत्र में उसे बहाल करने की बात कही। बीजेपी ने ये लगातार कहा कि ओका लिग्गा और लिंगायत के आरक्षण को बढ़ाया गया है और अनुसूचित जाति के आरक्षण को लेकर कदम उठाए गए हैं। तो दरअसल ये भी मुद्दा हम बहुत चर्चा में उठता हुआ देखा हमने कर्नाटक के चुनाव में। लेकिन दो तीन मुद्दों की अगर बात करें तो प्रमुख तौर पर बजरंग दल का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। उसके बाद तमाम मुद्दे पर चर्चा हुई और विकास के मुद्दे पर हम जानते हैं कि सभी राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र में किस तरह से कर्नाटक का विकास किया जाना है, अपने अपने विजन को तो सामने रखा ही। जी निश्चित तौर पर तो कर्नाटक का विकास किस तरह से किया जाना है ये दरअसल केंद्र में है कहीं ना कहीं, और दोनों तरफ से अगर कहा जाए कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से अपने अपने दावे अपने अपने वादे किए जा रहे हैं। जनता दल सेकुलर की तरफ से भी ये बात कही जा रही है, वो भी इसमें एक तीसरा कोण बनाने की निश्चित तौर पर कोशिश कर रहे हैं। लगातार जेडीएस की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है। आयशा, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम प्रधानमंत्री की जब हम सभाओं की बात करते हैं, पीएम के रोड शोज की बात करते हैं, तो कितना अंतर समझ में आ रहा है कि कितना अंतर लेकर आएगा जब प्रधानमंत्री ने एक तरह से कहा जाए बागडोर स्वयं संभाल ली है और ये जो आप देख सकते हैं जो खुशी से जो चेहरे, उल्लसित जो चेहरे हैं, अगर कहा जाए कि बिग शाउट आउट देते हुए प्रधानमंत्री को ये जो तस्वीरें हैं एक बार हम बयां करना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि ये देखिए कि किस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और इस रोड के पैरेलल जो डिवाइडर के दूसरे साइड पर सड़क पर लोग हैं, एक पूरा हुजूम साथ साथ लगभग प्रधानमंत्री के की गाड़ी के दौड़ता हुआ उस बगल में, और ये उत्साह जो है ये समझा जा सकता है। आयशा, आपसे कह रहे थे कि जो प्रधानमंत्री की जनसभाएं हैं, जो रोड शो है जिसमें आपने कहा कि जो सियासी पारा इतना चढ़ा दिया है, उससे बीजेपी के प्रचार में उनके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, अगर वो बात कही जाए, कितना अंतर आपको नजर आ रहा है? और यहाँ पर ट्रिनिटी चर्च के सामने मोदी का ये रोड शो जो है खत्म होगा और बस कुछ ही देर में इस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। और क्योंकि समय 11:30 बजे तक का था और क्योंकि अभी जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि नीट एग्जाम के चलते बीजेपी ने तय किया कि जल्द से जल्द इस शो को खत्म किया जाए ताकि नीट का एग्जाम जो है तो 2 बजे से शुरू होने वाला है। और बीजेपी ने ये निर्देश दिया था तमाम जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उन्हें कि इस शो को 11:30 बजे तक खत्म कर दिया जाए। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पॉइंट है, जो आखिरी पॉइंट है, उस ओर बढ़ रहे हैं जी। वो धीरे धीरे अलसूर जो है, अलसूर रोड है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, 500-600 मीटर की दूरी पर है, लेकिन जो काफिला आगे बढ़ रहा है और लोग जो खड़े हैं प्रधानमंत्री जो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उससे ये साफ नजर आता है कि कैसे ये प्रचार जो है पूरी तरह से कामयाब रहा। और आज का जो प्रचार था, कल का जो प्रचार था प्रधानमंत्री का, ये बहुत ही कामयाब प्रचार, बहुत ही कामयाब रोड शो रहा। और इससे जरूर कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा जरूर होगा, क्योंकि बीजेपी एक लहर क्रिएट करने की पूरी कोशिश की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब निकलते हैं इस तरह के रोड शो पर, हर कोई उन्हें कनेक्ट करता है। जो मतदाता
जो बीजेपी का मतदाता नहीं है वो भी आज प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर खड़ा है। देखिए, इनमें से कुछ लोग हैं जो मैंने देखा कि पहले वो जेडीएस में थे, लेकिन आज वो अपने बच्चों को लेकर ही आए हैं। तो हमने पूछा कि वो कैसे इस रैली में पहुंचे, तो उनका कहना था कि बच्चे मोदी फैंस है, तो मोदी को दिखाने के लिए लाए हैं। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री पहुंच ही रहे हैं इस सर्कल पर। तमाम लोग जो है मोबाइल फोन ऊपर कर प्रधानमंत्री को अपने मोबाइल इस मोमेंट को अपने मोबाइल में कैद करना चाह रहे हैं। तमाम लोग प्रधानमंत्री का स्वागत अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन सर्कल पर ये रोड शो अभी खत्म होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही धुआंधार रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल 26 किलोमीटर और आज 6.5 किलोमीटर यह बीजेपी के लिए लंबा बहुत ही जीत का रास्ता खोलने वाला रोड शो है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड के जरिए देखिए आसमान में मोदी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। बच्चे बड़े हर कोई प्रधानमंत्री को दूर से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे अभी सर्कल पर, और यहाँ पर ये रोड शो खत्म होगा। और बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार रोड शो कैंपेन बैंगलोर के हिसाब से बैंगलोर में 28 सीटों पर नजर बीजेपी की, और दो कैंपेन जो लहर क्रिएट हुई है, ये लोग यहाँ के लोग नहीं जुड़ेंगे और लंबे समय तक ये रोड शो याद रहेगा। निखिल जी, निश्चित तौर पर लंबे समय तक ये रोड शो याद रहेगा। एक जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा हुआ है, ये निश्चित तौर पर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो निश्चित तौर पर उनके चेहरों पर ये खुशी ला देगा। मैं चाहता हूं कि ये जो चीयर है, जो इसको सुने हमारे दर्शक। ये जो जनसैलाब है, ये देखिए किस तरह से पूरे इलाके में मोदी के नारा गूंज रहा है। और जो आपने देखा, दरअसल सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता मुझे याद आती है जो उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर लिखी थी। वो कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये जनसैलाब उमड़ा है कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़ी कोट पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि गड़ गई कोट दृग उसी ओर। तो आप देख सकते हैं कि कोटि लोग बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, और प्रधानमंत्री अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जनता का अभिवादन करते हुए उनको धन्यवाद देते हुए इतनी बड़ी संख्या में उनके लिए जुटने के लिए। और जैसा कि कहा, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो जनता का उत्साह है वो प्रधानमंत्री को भी उत्साहित कर देता है। जो ये ऊर्जा है, ये दोनों तरफ की है। जिस तरह से ऊर्जस्वित, उल्लसित लोग हैं, उसी तरह से प्रधानमंत्री को भी ऊर्जा मिलती है इन लोगों से। निश्चित तौर पर ये जो रोड शो है, कल का भी रोड शो और आज का भी रोड शो, ये लंबे वक्त तक याद किया जाएगा कर्नाटक की राजनीति में, भारत की राजनीति में। प्रधानमंत्री ने इस रोड शो को समाप्त कर दिया है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आखिरी क्षणों की है जब प्रधानमंत्री अपने रोड शो के अंतिम पड़ाव पर लगभग पहुंच चुके थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हुजूम देखिए, ये अपने आप में सारी कहानी बयां करते हैं। हमारे साथ में हमारी संवाददाता आयशा खानम हमारे साथ में जुड़ी हुई है। आयशा, बेंगलुरु शहर की बात आप कर रही थी, ये रोड शो लगभग अब समाप्त हो चुका है। उसके बावजूद अगर हम शहर के चुनावी मुद्दों की बात करें, लोग किस तरह से, क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, और ख़ास तौर पर आपने जिस तरह से कहा, आपने समझाया कि जो ग्रैंड बेंगलुरु है, वहाँ के लोग किस तरह से सोचते हैं, कौन से मुद्दे उनके दिल के करीब हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बैंगलोर में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा मुद्दा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर है तो बैंगलोर सिटी का ब्रांड बैंगलोर और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया का जो बैंगलोर का टैग है, ये बैंगलोर
बैंगलोर की पहचान बना सकता है। तो बैंगलोर के लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी, ये तमाम चीजें जो है बुनियादी ढांचा जो बैंगलोर का है, ये उन तमाम लोगों के लिए दिल के करीब है। देखिए, बैंगलोर के लोग बैंगलोर को मतलब बहुत ही भावुक तरीके से नम्मा बेंगलुरु कहते हैं। नम्मा बेंगलुरु मतलब हमारा बैंगलोर। तो ये नम्मा बेंगलुरु, जो नम्मा कल्चर है, जो हमारा कल्चर, नम्मा मतलब हमारा, ये कल्चर जो है बैंगलोर के लोग सिटी के साथ जोड़ते हैं। एक भावना है बैंगलोर उनके लिए। तो अगर बैंगलोर एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनता है और जो मुद्दे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं, ये तमाम समस्याएं एड्रेस की जाती है, और जो मैनिफेस्टो में बीजेपी ने प्रॉमिस किया है कि कैसे बैंगलोर को स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा, जैसे एनसीआर है, ठीक उसी तरह से एससीआर इसको बनाया जाएगा। तो ये तमाम वादे अगर पूरे होते हैं तो ब्रांड बैंगलोर और जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, ये न केवल दक्षिण भारत में बल्कि पूरे भारत में एक सबसे विकसित शहर बनकर उभर सकता है, एक देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा है कि बैंगलोर का विकास ही पूरे देश का विकास है और बैंगलोर देश के विकास का ग्रोथ इंजन है। तो अगर बैंगलोर में इन तमाम समस्याओं को एड्रेस कर लिया जाए और बैंगलोर को नम्मा बैंगलोर की भावनाओं के साथ जोड़ दिया जाए, तो जरूर बैंगलोर एक ऐसा वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगा। और जो पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा, जो अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं एसएम कृष्णा, जिन्होंने सपना देखा था कि इसे सिंगापुर जैसा शहर बनाया जाए, तो ये सिंगापुर नहीं बल्कि उससे 4 गुना बेहतर शहर बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर लड़ाई के कारण टीपू सुल्तान को आप फ्रीडम फाइटर मानते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे अब है और युवा है, और ये तमाम रिसोर्सेज जो है, ये तमाम रिसोर्सेज एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस शहर को एक नया शहर, एक ब्रांड बैंगलोर बना सकते हैं। जो आपका डोमेन नहीं हो जी, तो मत घुसिए जी साहब। जी निश्चित तौर इस पर देश ये का एक दुर्भाग्य है। बेहतर तब अमित शाह जी जिस तरह की से आज्ञा ये थी। रोड शो देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपसे कुछ क्षणों पहले की हैं जब प्रधानमंत्री के ऊपर फूलों की जो बरसात हुई। ये लाइव तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। प्रधानमंत्री अब अपने उस गाड़ी से उतर करके अपनी दूसरी कार पर सवार हुए हैं इस यहाँ से जाने के, लेकिन लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं, वो दरअसल सड़क के दोनों ओर, और प्रधानमंत्री ने भी उसी तरह से रेसिप्रोकेट करते हुए वो फिर एक बार अपनी गाड़ी से बाहर निकल आए हैं और वो वहाँ से उस दरवाजे के पर लटक कर जिसको कहते हैं, चूंकि रोड शो जहां तक प्रस्तावित था वो खत्म हो गया था, लेकिन लोगों का जो भीड़ है वो खत्म नहीं हुई और प्रधानमंत्री ने भी लोगों को निराश नहीं किया। वो बाहर निकले हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सड़क के किनारे, दोनों किनारे खड़े हुए लोग, जिस तरह से देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे बेंगलुरु शहर में खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनकी फोटो खींचते हुए, और तमाम लोग जो एक डिफरेंट एंगल के साथ सेल्फी लेने की जो कोशिश करते हैं, वो भी देखना बड़ा रोचक होता है कि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री के साथ अपनी भी तस्वीर को कैद कर लिया जाए और उस क्षण को हमेशा के लिए संजो कर रखा जाए, इसको यादगार बनाकर रखा जाए। जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें निश्चित तौर पर बेहद मशक्क़त करनी पड़ी है, खासी मशक्क़त करनी पड़ी है इस पूरे रोड शो के दौरान, क्योंकि जिस तरह से हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग उमड़े, तो उनको काबू में करना, उत्साहित उल्लसित लोगों को काबू में करना, जो आनंदमग्न है लोग अपने नेता को अपने बीच में पाकर, ज़रा मुश्किल काम निश्चित तौर पर होता है। हालांकि बखूबी निभाया भी है सुरक्षा कर्मियों ने इसको। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की कार पर एक बार फिर से फूल बरसाए जा रहे हैं, और इसके पहले का जो रोड शो आपने देखा, उस पर आपने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग फूल बरसाते रहे, पीले और गुलाबी रंग के फूलों की, खासतौर पर पीले रंग की, जिसको कहते हैं वासंती उत्सव जैसा एक माहौल रहा। और जब इसको कहते हैं कि बरसाने के फूलों की होली से अगर इसको तुलना की जाए, मथुरा में जो वृंदावन में जो फूलों की होली खेली जाती है, अगर उससे तुलना की जाए तो कोई गलत नहीं होगा। और ये जो फूलों की होली खेली गई, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा एक नज़ारा देखने को मिला। पूरे सड़क के दोनों ओर जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग खड़े रहे, प्रधानमंत्री का इंतज़ार करते रहे घंटों, और जब प्रधानमंत्री उनके बीच में आए तो फूल फेंक कर, फूलों से बारिश करके, फूलों से नहलाकर एक तरह से कहा जाए, तो वो उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। ये तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की आप देख रहे हैं, बड़ी तस्वीरें हैं। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने
पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी के लिए ये लोकप्रियता यूं ही एक दिन में रातों रात नहीं मिलती। लोगों के सपनों को पूरा किया है, लोगों के साथ खड़े रहे हैं। और जब वो कहते हैं कि पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक जो उनकी योजनाएं हैं उसका लाभ पहुंचे, सबका साथ सबका विकास की जो अवधारणा उन्होंने गढ़ी और उस पर पालन करने की कोशिश की, और ये इस बात की कोशिश की कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसके साथ में आगे बढ़ा जाए, सभी के साथ में। और उन्होंने बार बार कहा कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि प्रधान सेवक के तौर पर ये एक विजन उन्होंने चेंज किया और कहा कि प्रधान सेवक के तौर पर वो काम करेंगे, लगातार काम करेंगे, बिना थके बिना रुके। और रामधारी सिंह दिनकर की कविता याद आती है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, उसने जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो निश्चित तौर पर विघ्नों में रहकर लगातार काम किया, आराम नहीं किया। और पिछले 9 वर्षों में हमने नहीं सुना कि प्रधानमंत्री ने कभी एक भी दिन की लीव ली हो, एक भी दिन की छुट्टी ली हो और आराम किया हो। तो लगातार बिना थके बिना रुके लोगों के लिए कार्यरत हैं और वही रिस्पांस जो है वो देखने को मिल रहा है। यूं ही रातों रात कोई इतनी लोकप्रियता नहीं हासिल करता। दुनिया के तमाम लोकप्रिय लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री की किस्मत से, प्रधानमंत्री की इस लोकप्रियता से निश्चित तौर पर रश कर रहे होंगे। तो आज का बेहद सफल रोड शो कश्मीर में, माफ कीजिएगा, बेंगलुरु में, और अगर इसको कहा जाए कि बेंगलुरु का रोड शो 2.0 उतना ही सफल जितना पहला रोड शो सफल हुआ था। आज का रोड शो नम्मा बेंगलुरु, नम्मा हेमे, यानी हमारा बेंगलुरु हमारा गर्व, और कन्नड़ अस्मिता को पीएम ने एक कनेक्ट बनाया है और उस कनेक्ट का जो असर है वो साफ तौर पर अपनी इस टीवी स्क्रीन के जरिए आप देख सकते हैं। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपने देखा बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, इसके बाद दिखाएंगे आपको कुछ और भी खबरें। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। तुझे क्या